अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन इन द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेरियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल हैबिटेट ऑफ द एनिमल ग्रुप्स। अब इस लेक्चर में या इससे ऑनवर्ड हम वन बाय वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स और उन्होंने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपने अंदर डेवलप कर रखे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसको हम लोग कहते हैं निडेरियंस। निडेरियंस के अंदर एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बेसिकली होता ही नहीं है, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन हो रही होती है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो रहे होते हैं फ्रॉम द बॉडी वो सिंपली बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इजीली इनकी बॉडी सरफेस से जो एपिथेलियम सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं जो भी इनकी बॉडी के इनसाइड गैसेस होती हैं मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिफ्यूज़ कर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। या इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसके अंदर कंटिन्यूसली पानी एंटर भी हो रहा होता है और लीव भी हो रहा होता है, तो वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सेल लाइन कर रहे होते हैं वो सेल्स उनके अंदर क्या कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं और वो क्या होती है, जब वाटर रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी तो वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब हम लोग हाइड्रा को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेनेरियन को और उसके बाद अर्थवर्म को। इन दोनों के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो प्लेनेरिया इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइलम प्लेटियलमंट्स, या जिसको हम लोग फ्लैट वर्म का नाम भी देते हैं। अब अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हो चैप्टर नंबर 10 में, तो प्लेटियलमंट्स का जो फाइलम है बेसिकली हम लोग इसको एसिलोमेटा में डिस्कस करते हैं। इनके अंदर कोई भी सिलोमिक कैविटी मौजूद नहीं होती। उसके बाद दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है। उसके बाद जो प्लेनेरियन हैं ख़ास तौर पर दीज आर एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर हैबिटेट को ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये तो थी इनसे रिलेटेड कोई जनरल इंफॉर्मेशन, और आप लोग प्लेनेरिया को पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी। वहाँ पे भी इसके अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पे डाइजेशन, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात की थी, वहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को आप लोग कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग जस्ट जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इन दीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स उसको डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये बात कह रहे हैं दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब है इनकी बॉडी 3 बेसिक जर्म लेयर्स पे मुश्तमिल होगी। तो इनके अंदर पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रा की तरह ये भी डिफ्यूजन के मेथड से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दें, बल्कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं इन प्लेनेरियंस, तो उन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम लोग नेम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटो का मतलब क्या होता है, अर्ली। तो ये सबसे अर्लीस्ट जो किडनी प्रेजेंट थी वो किन के अंदर, प्लेनेरियन के अंदर। अब क्योंकि ये अर्लीस्ट किडनी थी इसलिए इसके अंदर परफेक्शन नहीं थी। अब इसके जब बाद हम लोग मेटानेफ्रीडियम की बात करेंगे अर्थवर्म के अंदर, तो मेटानेफ्रीडियम की जो डेवलपमेंट होगी वो ज़्यादा प्रॉपर होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटोनेफ्रीडियम। या जब एनिमल्स के अंदर नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स या किडनी की बात करेंगे तो वो बेस्ट डेवलप्ड होंगी एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोटोनेफ्रीडियम। तो प्रोटोनेफ्रीडियम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो कि इंटरनली ऑन आइदर साइड ऑफ दिस प्लेनेरिया मौजूद होती हैं। और दीज ट्यूब्यूल्स, इनके बारे में एक चीज़ याद रखनी है, दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल ओपनिंग। ये इंटरनली कोई भी इनके अंदर ओपनिंग मौजूद नहीं होती, सिर्फ एक ही ओपनिंग मौजूद होती है जो कि कहाँ पे होती है, एक्सटर्नल साइड पे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नेफ्रीडियोपोर, जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने और याद रखनी है, दैट दिस ट्यूबुलर सिस्टम
इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब अगर एनिमल्स के केस पे किडनी की बात करें जो कि बेस्ट डेवलप्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है, किडनी पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड नहीं हुई, बल्कि उसको एक ख़ास लोकेशन प्रोवाइड की गई है बॉडी के अंदर, वहाँ पे रह के वो क्या कर रही है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो एक चीज़ कि यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या है, थ्रू आउट द बॉडी क्या है, स्प्रेड हुई हैं। और मेटानेफ्रीडियम में भी देखेंगे कि वो सेगमेंट के अंदर एक ख़ास पोर्शन के अंदर ट्यूब्यूल्स होंगी, लेकिन प्लेनेरिया के केस में जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर क्या है, स्प्रेड आउट हुई हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग। एक चीज़ ये स्प्रेड है थ्रू आउट द बॉडी, दूसरी चीज़ दीज आर ब्रांच्ड, ये आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर क्या है, ब्रांचेस मौजूद हैं इन ट्यूब्स के अंदर। दीज ट्यूब्स आर नॉट स्ट्रेट वन, बल्कि इनके अंदर क्या है, ब्रांचेस। और जो ब्रांचेस को सेल्स कवर कर रहे हैं वो सेल्स क्या हैं, उनको नाम दे रहे हैं फ्लेम सेल्स। अब सम टाइम कहीं पे इनको बल्ब सेल्स का भी नाम दिया गया होता है। तो बल्ब सेल्स इनको कहते हैं बेसिकली इनकी अपीयरेंस की वजह से, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से, और फ्लेम सेल्स इनको कह रहे होते हैं ड्यू टू देयर फंक्शनिंग। अब फ्लेम सेल्स के भी हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। ईच ब्रांच एंड्स इन अ सेलुलर सेटअप, जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। ये बेसिकली सेलुलर सेटअप होता है जिसके अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस और उसके बाद फ्लेम सेल का साइटोप्लाज्म और उसके अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया नज़र आ रहा होता है। द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम। अब ये जो सीलिया जब बीट करते हैं तो इनकी बीटिंग हमें जस्ट लाइक जैसे शोला टिमटमा रहा होता है वैसे ही इनकी बीटिंग हमें नज़र आती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। अब दूसरी चीज़, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्रोपेल्ड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम ड्यू टू बीटिंग ऑफ दीज सीलिया। अब इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो प्रोपेल किया जा रहा होगा इनटू दीज फ्लेम सेल्स एंड देन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, देन आउट ऑफ द बॉडी। वो एंटर किस लिए हो रहा होगा, ड्यू टू बीटिंग ऑफ दीज सीलिया। वो भी अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी डक्ट्स ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रीडियोपोर्स। बहुत सारे नेफ्रीडियोपोर्स ओपन हो रहे होंगे आउटसाइड द बॉडी, और उन नेफ्रीडियोपोर्स से ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं ये रिमूव करवा रही होंगी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। अब प्लेनेरियन के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो किस फॉर्म में होंगे, अमोनिया, क्योंकि ये कौन सी हैबिटाट को ऑक्युपाई कर रहा है, फ्रेश वाटर हैबिटाट को। और कुछ प्लेनेरियंस जो लिविंग बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं वो आइसोस्मोटिक होते हैं और वेस्ट को रिलीज कर रहे होते हैं उस लेवल पे। तो उसके बाद अब अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये सिंपल डायग्राम ड्रा की गई है प्लेनेरिया की, और इसके अंदर बहुत जो आपको स्मॉल लेवल पे ये नज़र आ रही हैं ट्यूब्यूल्स, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से पोर्शन को कट करके क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे कि उनके अंदर उनकी मार्फोलॉजी क्या है, उनकी एनाटॉमी क्या है और ये फंक्शन कैसे कर रही हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सेल्स नज़र आ रहे हैं ब्रांचिंग के ऊपर, जिनको नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। ये इन फ्लेम सेल्स का क्या होगा, न्यूक्लियस, और ये बेसिकली फ्लेम सेल्स, और ये सीलिया मौजूद हैं। और ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है इट इज़ बेसिकली एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है। अब ये तो था इनके स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ डिस्कशन। अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे इनके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोपेल हो रहा होता है। अब सेल्स के अंदर प्लेनेरिया की बात करें, सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको सेल्स के बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब दो सेल के दरमियान जो स्पेस होती है या टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेस होती है हम उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। अब वहाँ पे जो इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कहाँ पे आएगा, इन दी स्पेस। यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में।
अब यहाँ पे क्योंकि सेल्स ने कवर किया हुआ है एक्सटर्नली, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट एंटर हो जाएगा इनटू दीज फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स में क्यों एंटर होगा? क्योंकि सीलिया जब बीट करेंगे तो सीलिया के बीट करने की वजह से फ्लेम सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज, और वो क्या करती है, अलाउ करती है इन वेस्ट प्रोडक्ट को कि वो एंटर हों इन दीज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के बाद एक्सक्रीटरी ट्यूब, और एक्सक्रीटरी ट्यूब एक्सटर्नली ओपन हो रही होती है थ्रू नेफ्रिडियोपोर। ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है एक्सटर्नली, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर, जो कि बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर रही होती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। तो ये था इनके अंदर सिंपली मैकेनिज्म कि इनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको आउटसाइड द बॉडी कैसे प्रोपेल किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, एक्सटर्नली कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनके अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो ब्रांच्ड है और स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द बॉडी। और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कैसे करते हैं? फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट होगा वो फ्लिकरिंग ऑफ सीलिया की वजह से, सीलिया के बीट करने की वजह से एंटर होगा इनटू दीज फ्लेम सेल्स। क्योंकि जब सीलिया बीट करेंगे फ्लेम सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी चेंज होगी और वो अलाउ करेगी इन वेस्ट को एंटर होने में। और ये वेस्ट जब एंटर होंगे उसके बाद ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से होते हुए नेफ्रिडियोपोर से आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेफ्रिडियोपोर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लिट्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रही होगी, जो प्लेनेरिया की बॉडी है उसके एक्सटीरियर या आउटसाइड के ऊपर। अब प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है, इसकी जो डार्सल सरफेस होती है, अपर सरफेस, वो क्या होती है, कन्वेक्स, और वहाँ पे कोई भी सीलिया मौजूद नहीं होते। और जो वेंट्रल सरफेस होती है, लोअर सरफेस, वो स्ट्रेट होती है और वहाँ पे नंबर ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं। जब हमने डाइजेशन को डिस्कस किया था तो वहाँ पे माउथ को डिस्कस किया था। माउथ बेसिकली कौन सी जगह पे था? वेंट्रल सरफेस के ऊपर, जहाँ पे क्या है, सीलिया मौजूद हैं। अब दूसरा जो ग्रुप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के अंदर हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किसकी है? अर्थवर्म की। याद रखें, हम लोग प्लेनेरियन को या फाइलम प्लेटियलमंथ्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं उनको कहते हैं फ्लैट वर्म। यहाँ पे जो एनिलिडा के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं? सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंट्स, सेगमेंट किसे कहते हैं? टुकड़े। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स के अंदर क्या होती है? डिवाइड हुई होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें अर्थवर्म को सिंपली, तो इसकी बॉडी क्या है? सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? सेगमेंटेड वर्म्स। फाइलम एनिलिडा। उसके बाद जनरल डिस्कशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी इनकी, और आप लोगों को पता है दीज आर सुलोमेट्स। इनके अंदर सुलोमिक कैविटी मौजूद होती है, सुलोमिक स्पेस मौजूद होती है। उसके बाद दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और अगर इनकी हैबिटाट की बात करें तो ये बर्विंग एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं लैंड के अंदर, बेसिकली सॉइल के अंदर ये क्या होते हैं? रहते हैं। इनकी जो अगर हैबिटाट की बात करें, अब इनके एक्सक्रीटरी आर्गन की अगर बात करें कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा इन्होंने डेवलप किया है, तो एक्सक्रीटरी आर्गन इज बेसिकली ट्यूबुलर सिस्टम दैट हैव ओपनिंग एट बोथ लेवल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डिफरेंस कहाँ पे आया? प्लेनेरियन के अंदर इंटरनली कोई भी ओपनिंग नहीं थी, सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, कहाँ? एक्सटीरियर टू द बॉडी। अब अर्थवर्म के अंदर दो लेवल पे ओपनिंग, इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी, दो ओपनिंग मौजूद हैं। पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हर सेगमेंट के ऊपर, हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम है अर्थवर्म के अंदर। अब अगर डायग्राम को हम लोग इस एरिया को बड़ा करके देखें यहाँ पे, तो डायग्राम में हम लोग ये चीज़ क्लियरली देख पा रहे हैं कि हर सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रिडियम मौजूद हैं। अब आपकी बुक में जस्ट वो एक दिखा रहा है, लेकिन अगर कंप्लीट हम अर्थवर्म को डिस्कस करें तो क्योंकि दरमियान से क्या गुजर रही है? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वो दरमियान से क्या हो रही है? पास आउट हो रही है। इसलिए एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रिडियम या एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम देखने को मिलेगा।
अभी इनको लेबल करते हैं और इनकी फंक्शनिंग की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जनरल डिस्कशन रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक। ट्यूबुलर सिस्टम एंड्स इन यूरिनरी ब्लैडर दैट ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू नेफ्रीडियोपोर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो तरह की ओपनिंग नज़र आ रही है, एक ओपनिंग बॉडी के इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल साइड पे। अब जो इंटरनल ओपनिंग है इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोस्टोम, और यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होगा जो कि बीट करेगा और प्रोपेल कर रहा होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इनसाइड द ट्यूब्यूल। सॉरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होगा यहाँ पे अब क्या होगा, सिलोमिक फ्लूइड। क्या चीज़, सिलोमिक फ्लूइड यहाँ पे अर्थवर्म के केस में। अब ये जो ओपनिंग होगी जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं नेफ्रोस्टोम का, नेफ्रोस्टोम, इट इज़ बेसिकली फनल लाइक। ये कैसी होगी, फनल शेप, ऐसे फनल शेप ये क्या होगी, ओपनिंग होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है वेस्ट को फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड, बॉडी के अंदर से क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। उसके बाद ये एक्सटेंड होगी, ट्यूबुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लास्ट पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा, और इस यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो एक्सटर्नल ओपनिंग होगी, इस एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलेंगे, नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एमसीक्यूज का पोर्शन होता है। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम इनसाइड द अर्थवर्म इज नोन एज नेफ्रीडियोपोर या नेफ्रोस्टोम। अब याद रखें, स्टोम बॉडी, हम लोग जहाँ पे भी स्टोमा का वर्ड देखते हैं, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। जिस तरह से लाइसोसोम्स, लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडीज़, तो सोमा का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, नेफ्रो यही ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोस्टोम्स ऐसी ओपनिंग जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो, और नेफ्रीडियोपोर जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेफ्रीडियोपोर वो ओपनिंग जो बॉडी से बाहर जाके क्या हो रही है, ओपन हो रही है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये कहाँ से, कौन से सेगमेंट से कलेक्ट कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को, अपने से पीछे वाले सेगमेंट से। अब इसने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट इन ट्यूब्स के अंदर एंटर होने हैं वो कौन से सेगमेंट से होंगे, वो होंगे इस सेगमेंट के वेस्ट। जो इस सेगमेंट के वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इससे नेक्स्ट जो मेटानेफ्रीडियम होगा उसके अंदर क्या हो रहे होंगे, एंटर हो रहे होंगे। इसी तरह से क्या होगा, ये नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पे नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा सिलोमिक फ्लूइड को। अब सिलोमिक फ्लूइड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब सिलोमिक फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिक्स नहीं करना। उसके बाद एज फ्लूइड मूव इन द ट्यूब्स यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू ब्लड। अब यहाँ पे एक एडवांसमेंट हुई कि यहाँ पे कोई भी जो प्रोटोनेफ्रीडियम था वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं सराउंड कर रही थी ट्यूब्स को, लेकिन यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, सराउंड करती हैं इन ट्यूब्स को। और यहाँ से जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे, कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस, क्योंकि इसने डायरेक्टली कलेक्ट किया था वेस्ट को फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड, और इनके अंदर तो जो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस थे, जो ग्लूकोज, जो अमाइनो एसिड, जो फैटी एसिड, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ओपनली बात हो रहा होता है यहाँ पे। तो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से जब ये सिलोमिक फ्लूइड गुजरता है तो उनको ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एंटर हो रहे थे जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थे। कोई भी यूजफुल सब्सटेंसेस इन ट्यूब्स के अंदर एंटर नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ओपनली सारे का सारा सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर एंटर हुआ, और उसके बाद यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब किया गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको क्या किया गया, आउटसाइड द बॉडी थ्रू दिस नेफ्रीडियोपोर रिमूव करवाया गया। Waste products are removed from the body through nephrodiopores
अब इनके अंदर जो प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे अमोनिया, वाटर एंड यूरिया। ये जो 3 तरह के प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं समहाउ ऑन हैबिटेट एंड वाटर सप्लाई। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम, क्योंकि ये डिफरेंस पूछा जाता है, तो प्रोटोनेफ्रीडियम आर द network of tubules that are present throughout the body of planarian, and these tubules have no internal opening. इन tubules के अंदर कोई भी internal opening नहीं होती। जबकि दूसरे नंबर पे जो मेटानेफ्रीडियम है, मेटानेफ्रीडियम आर द network of tubules या tubular system that is present inside the earthworm and has both internal एंड एक्सटर्नल ओपनिंग। जो इंटरनल ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम, एंड इट इज़ कवर्ड विद सीलिया, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर। और उसके बाद यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब। और थर्ड जो डिफरेंस हम यहाँ पे कोट करेंगे वो ये कि ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है यहाँ पे फ्लेम सेल्स कलेक्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लेकिन यहाँ पे जो मेटानेफ्रीडियम है, जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम स्लोमिक फ्लूइड। अब नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा के अंदर जो कॉकरोच की एग्जांपल कोड करेंगे, वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कलेक्ट करेगा वेस्ट को फ्रॉम हीमोलिम्फ। तो ये डिफरेंस तीनों का आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। प्रोटोनेफ्रीडियम के केस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेटानेफ्रीडियम के केस में स्लोमिक फ्लूइड, और जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे क्लास इंसेक्टा, और उसके अंदर एग्जांपल होगी कॉकरोच, उसके अंदर हीमोलिम्फ से क्या हो रहा होगा, कलेक्ट हो रहा होगा वेस्ट प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को इन दोनों सिस्टम के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी है इनको कंपेयर करने में, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन को। थैंक यू।